साथियों नमस्कार। रात के बजे हैं 9 और क्लास रिकॉर्ड करेंगे आप। क्लास रिकॉर्ड करने से पहले बच्चे लोग एक बात आप ध्यान में रखें। इस बार सिविरा पंचांग में आया है एक महत्वपूर्ण बदलाव और वो बदलाव है कि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम जो है वो स्टार्ट होनी है आपके 20 नवंबर से। हर बार 10 दिसंबर 12 दिसंबर के लगभग स्टार्ट होती है, इस बार 20 नवंबर से स्टार्ट हो रही है और बोर्ड एग्जाम 12 फरवरी से स्टार्ट होंगी। कहने का मतलब लगभग एक महीना पहले। तो हम सब पे प्रेशर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, लेकिन इस प्रेशर में भी आप लोग अच्छा करेंगे ऐसा हमें विश्वास है। आप सब लोगों को शुभकामनाएं कि आप लोग बेहतरीन करेंगे। और आज स्टार्ट करते हैं हम साख सृजन की प्रक्रिया जो है वो शुरू करें। साख सृजन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम बता दें, ये आपके मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर जो है, मुद्रा और बैंकिंग चैप्टर में उसमें कुछ बातें मैं आपको बता चुका था। लास्ट हमारा चल रहा था, जस्ट मिनट, लास्ट हमारा चल रहा था व्यावसायिक बैंक, सॉरी व्यावसायिक बैंक। और व्यावसायिक बैंक का एक काम है साख का सृजन करना, क्रेडिट क्रिएशन जिसको हम कह रहे हैं वो। ये आपके सामने क्रेडिट क्रिएशन जो है वो दिख रहा होगा। Just a minute. समष्टि अर्थशास्त्र एनसीईआरटी बुक से ये सारा कुछ तैयार किया गया है आपका। तो साख सृजन क्या है, इसकी पहली स्लाइड में आप जो है इसकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है साख सृजन का अर्थ है बैंकों द्वारा जमा राशि में से ऋण प्रदान करके नई जमा राशि उत्पन्न करना। कहने का मतलब यहाँ पे जो बैंक है वो बैंक का मतलब केंद्रीय बैंक नहीं है। यहाँ पे बैंक का मतलब है व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक के पास मुद्रा छापने का अधिकार नहीं होता है। तो ये अपनी मुद्रा आपूर्ति कैसे बढ़ाते हैं? लोन देकर। अब लोन देकर बढ़ाएंगे तो साख का सृजन हुआ। साख का मतलब एक तरह से नई जमा राशि उत्पन्न करना जो है वो ऋण के द्वारा, वही साख सृजन की प्रक्रिया है। मैं आपको अगली स्लाइड में इसको बताऊंगा कि साख सृजन की प्रक्रिया के क्या जो है वो सृजन, मतलब इसके चरण, स्टेप्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लो आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि आप जो है वो गए कहाँ पे, बैंक गए। कहाँ गए बेटा? आप गए मान लीजिए बैंक, ठीक है। जस्ट ए मिनट, इसको कॉपी करके कहीं ले जाते हैं। चलो वहीं से देखते हैं। मुझे ये थोड़ा सा ये ठीक लग रहा था कि इसको कॉपी करके हम वहाँ लेके जाते। हाँ, ये है। ये देखिए, ये प्रोसेस जो है ना, इस प्रोसेस से थोड़ा सा टाइम लगा, सॉरी डिस्टरबेंस हुआ आप लोगों को। लेकिन मैं यहाँ पे वाइट बोर्ड पे इसको प्रारंभिक जमा जो है वो, ये मान लीजिए आप गए बैंक और आपने 10,000 रुपये जमा करवाए। कितने हज़ार रुपये जमा करवाए बेटा? 10,000 रुपये आपने बैंक में जमा करवाए। और जैसे मैंने बताया था कि वो CRR, कैश रिजर्व रेशियो था ना। मान लीजिए किसी बैंक का कैश रिजर्व रेशियो 20% है,
तो हमने देखा था ना, कैश रिजर्व रेशियो जो है वो कुछ जो है वो रखना पड़ता है जमा। तो इस 10,000 का 20% यानी 2,000 रुपये उसको बैंक को रखना पड़ेगा। तो बाकी कितना बचा उसके पास? 8,000 रुपये। कहने का मतलब बैंक कितना लोन दे सकता है? 10,000 रुपये उसके पास जमा है, उसमें से 2,000 रुपये तो वो दे ही नहीं सकता, उसको सीआरआर में रखना पड़ेगा। तो 8,000 रुपये लोन दे दिए, ठीक है। 8,000 रुपये लोन दे दिए, 8,000 रुपये लोन किसी को दिए, है ना। किसी ए ने 10,000 जमा करवाए थे, बैंक ने 2,000 रुपये सीआरआर के रखे, 8,000 रुपये बी को लोन दिया। किसको लोन दिया बेटा? बी को लोन दिया 8,000 रुपये। अब वो 8,000 रुपये बी जो है वो भी अपने बैंक में जमा करवाएगा ना, किसी अन्य खाते में जमा करवा देगा। तो वो किसी बैंक में उसने 8,000 रुपये जमा करवाए और वो बैंक वाला क्या करता है, इस 8,000 को भी लोन के रूप में दे रहा है। लोन के रूप में 8,000 को कैसे देगा? इसका 20% रख लेगा। इसका 20% कितना हुआ? 1,600 रुपये। ये 1,600 रुपये जो है वो इसमें से काट के, कहने का मतलब कितना बचा? 6,400 रुपये वो लोन के रूप में देगा। सी को दिया, मान लो सी ने क्या किया, ये 6,400 रुपये अपने बैंक में जमा करवाएगा, इसका 20% देके। कहने का मतलब 10,000 रुपये थे अकाउंट में बैंक, और इससे कितने रुपए लोन दिए जा चुके? 8,000 ये दे दिया, 6,400 ये दे दिया, इसके बाद में और भी लोन दिया जाएगा। कहने का मतलब लगभग 50,000 रुपये का लोन जो है वो इसमें दिया जा चुका है। कितने रुपए का लोन? 50,000 रुपये का। टोटल कितना था? 10,000 था। प्रारंभिक जमा कितनी थी? 10,000 थी। जमा लोन कितना दिया? 50,000। कहने का मतलब प्रारंभिक जमाओं से कई गुना अधिक जो है वो लोन दिया जा सकता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। समझ में आई बात? ये बात यहां पे थी, ठीक है बेटा। अगली हमारी जो एक एग्जाम्पल इसने बताया है कि देखिए, इस उदाहरण में इसने बताया कि 10,000, 2,000, 8,000, जो मैं बात बता रहा था, 8,000 में से 1,600 रुपये सीआरआर के रूप में रखे, 6,400 रुपये दिए। 6,400 के बाद में 1,280 रुपये जो है सीआरआर के रूप में, 51-20। कहने का मतलब कुल मिला के ये 50,000 रुपये जो है वो लोन के रूप में या साख के रूप में दिए जाएंगे, जिसमें से 10,000 रुपये यानी कुल जमाएं आपकी हो गई 50,000, 10,000 रुपये सीआरआर के रूप में रखे और 40,000 रुपये जो है वो इस तरह से लोन के रूप में बांट दी गई। इस साख सृजन का एक उदाहरण है। साख सृजन के उदाहरण के बाद में हम अगली बात करें साख सृजन का सूत्र जो है। साख सृजन का ये वाला जो सूत्र है, इस साख सृजन के सूत्र को हम अगर बात करें, हम वहां पे लेके जाएं इसको, साख सृजन के सूत्र को अगर लेके जाएं हम हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि साख सृजन का जो फॉर्मूला था वो कैसे काम करता है, कि ये आपका साख सृजन का फॉर्मूला है। कुल जमा बराबर प्रारंभिक जमा, यानी कुल जमा कितनी हो गई? कुल जमा बराबर प्रारंभिक जमा। प्रारंभिक जमा कितनी थी बेटा? 10,000, ठीक है, गुणा मुद्रा गुणक। अब मुद्रा गुणक कितना था वहां पे? मुद्रा गुणक का हमें नहीं पता है अभी तक, हमें केवल सीआरआर का पता था। सीआरआर कितनी थी? 20%। तो सीआरआर को की सहायता से मुद्रा गुणक निकालते हैं। मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर कहते हैं उसको, निकालते हैं। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/CRR। तो 1/20%। 20% का मतलब परसेंट का 100 ऊपर लेंगे, कितना आ गया यहाँ पे? 5। यहाँ पे आपका मुद्रा गुणक कितना है? 5। ये देख रहे हो आप। तो 10,000 रुपये की प्रारंभिक धनराशि थी और 5 गुणा हो जाएगा, यानी वो कितनी साख बना सकता है? 50,000 रुपये की साख बना सकता है। ये समझे आप बात? अब इसमें एक चीज और समझने की है, थोड़ा सा डीप जाएंगे, थोड़ा सा डीप जाएंगे ना, तो अगर हम इससे डीप जाएंगे, आपके लेवल पे सीआरआर 1/CRR ठीक है, आपके लेवल पर मुद्रा गुणक का जो सूत्र है वो इतना ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ेंगे तो मुद्रा गुणक का सूत्र होता है 1/CRR प्लस
CDR, कैश डिपॉजिट रेशियो, यानी जनता के पास जो करेंसी है वो शामिल हो जाती है इसमें, अगर थोड़ा सा डीप जाएंगे तो। और हालांकि सही यही है, आपके लेवल पे केवल इतना ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डिटेल पढ़ें तो 1/CRR प्लस 1/CDR आप इतना लिख देंगे सफिशियंट है। जैसे CRR 20% है, ये मैंने बता दिया आपका। ये 10,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी, 50,000 बन जाएगी। ठीक है बेटा जी, आप समझे होंगे इस बात को। तो ये आपका हो गया साक्षरजन का फॉर्मूला, और इससे साक्षरजन बन गया। अब साक्षरजन की सीमाएं, साक्षरजन की सीमाएं जो हैं वो आपकी हम देखेंगे ये रही कि साक्षरजन की सीमाएं यानी साक्षरजन के क्या नुकसान हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक तो CRR बहुत ज़्यादा हो गई तो साक्षरजन कम हो जाएगा। CRR ज़्यादा बढ़ने का मतलब 20% है। 20% का मतलब ये था कि 100 रुपये अगर प्रारंभिक जमाएं हैं तो 20% CRR का मतलब 80 रुपये लोन के रूप में दिए जा सकते हैं पहले चरण में। लेकिन और ज़्यादा हो जाएगी, मान लो 30% कर दिया तो क्या होगा, तो 70 रुपये दिए जाएंगे। जनता का बैंक में विश्वास कम होना, अगर जनता का बैंक में विश्वास कम हो गया तो जनता बैंक में कम जाएगी और वो क्या करेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि जनता जो है ना बैंक में लोन लेने के बजाय अपने पड़ोसी के पास लोन लेना ज़्यादा पसंद करती है। तो ये इसकी सीमाएं हैं। तीसरी बात, साख और घट सकती है अगर ऋण की मांग कम हो। चौथी बात, केंद्रीय बैंक की अगर सख्त नीतियां बन जाए, यानी बहुत सख्त नियम बन जाए लोनिंग के, तो भी साक्षरजन कम हो जाएगा। फिर एक चीज है नगद निकासी की प्रवृत्ति अधिक होना। लोग जो है बैंक में जाने के बजाय, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो है बैंक में जाने के बजाय अपना कैश घर पे रखते हैं, तो वो भी साक्षरजन को काफी हद तक कम करता है। और बैंकिंग प्रणाली का अविकसित होना, अगर अविकसित बैंकिंग प्रणाली है तो भी साक्षरजन जो है वो घट जाएगा, ये उसकी कमियों में शामिल होता है। अब बात आती, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।